बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक नया चैप्टर, दैट इज जिसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका एक पार्ट है ऑसिलेशंस। ये सब ऑसिलेशंस के अंदर में ही आते हैं। आपका जो सिलेबस है वो वेव्स एंड ऑसिलेशंस बोल के मेंशन्ड है, तो हम लोग ऑसिलेशंस को पूरा खत्म करेंगे, देखते हैं, एंड साथ साथ वेव्स को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि व्हाट इज मोशन। हमने काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ लिया था व्हाट इज मोशन, कि कोई भी अपनी बॉडी अगर चेंज करेगी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एंड टाइम तो उसको मोशन कहेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन भी हमने पढ़ लिया, ट्रांसलेटरी था, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि रोटेटरी मोशन होता है, फिर हमने ये भी देखा था कि ऑसिलेटरी मोशन चीज होती है। शायद ऑसिलेटरी हमने नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली आज हम लोग इसी मोशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करे या बैक एंड फोर्थ मूव करे, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, सामने आगे पीछे या फिर ऐसे ऐसे अगर मूव करता है और सेम पाथ की तरफ मूव करता है, यहाँ पे देखिए कुछ की टर्म्स है, टू एंड फ्रो होना चाहिए या फिर बैक एंड फोर्थ होना चाहिए पार्टिकल्स का along the same path about a fixed point is called the oscillatory motion। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, अगर मैं इसकी स्प्रिंग की एक मीन पोजीशन बना दूं तो देखिए ये हर बार इस मीन पोजीशन से पास होके जा रही है, ये हर बार इस मीन पोजीशन से पास होके जा रही है। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी आगे पीछे ये हो रही है। ठीक है, अगर ये स्प्रिंग नॉर्मली रखी रहती तो ये इस तरह से, एक और दिखाता, जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी का जो मेन पोजीशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है। अभी घड़ी का जो पेंडुलम इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, तो ये इस पोजीशन के टू एंड फ्रो हो रही है। उस तरह स्प्रिंग भी अगर नॉर्मली ऐसे रखी रहती तो ये उसकी मेन पोजीशन होगी, आपने इसको छेड़ दिया तो ये इसके आगे और पीछे जा रही थी। तो ये हम एक फिक्स्ड पाथ हो, एक फिक्स्ड पोजीशन हो गई जिसके आर पार ये ऐसे करके चलती है। ये देखिए, आई होप हमारा ये चीज क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन में फिर से चलते हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ होना चाहिए, पार्टिकल का सेम पाथ फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी ऐसे कर रहा है फिर बाद में ऐसे करे फिर ऐसे करने लग जाए, तो वो चीज हमारा फिक्स्ड पॉइंट, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए जिसे मीन पोजीशन कहेंगे, आगे जाके समझेंगे। वैसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब इसमें एग्जांपल हमने आपको दिखाई दिया, लोडेड स्प्रिंग हो गई, ठीक है, आपका सिंपल पेंडुलम क्लॉक हो गया, वगैरह वगैरह। अब समझ में आना चाहिए कि ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी वगैरह समझने के लिए अगर आपको सिस्टम समझना है तो आपको पीरियोडिक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, हम एकदम जीरो से जा रहे हैं, एकदम हाई फाई लेवल में चले जाएंगे, क्योंकि ऑसिलेशन थोड़ा जो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर यहाँ थोड़ा सा भी पैर फिसला, मतलब सावधानी घटी और दुर्घटना घटी हो जाता है, इसलिए हम उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल सन और अर्थ का गेम देख लो। ये अगर सन है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ हर 365.4 डेज में एक चक्कर मार के आती है, हर 365.4 डेज में एक चक्कर मार के आती है। तो उसी लिए, या 0.5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ऐसे कुछ था, तो वो एक पीरियोडिक मोशन हो गया, मतलब अपने मोशन को बार बार रिपीट करती है आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो क्लॉक वाला पेंडुलम था, वो भी अपने आप को बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये समझ में आता है, जो अपने मोशन को रिपीट करेंगे बार बार आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए अगर ये एक बार 10 सेकंड में अपना मोशन कंप्लीट करता है, तो फिर से 10 सेकंड बाद ये ऐसे करेगा, फिर से 10 सेकंड बाद ये ऐसे करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सन और अर्थ का मैंने दिखा ही दिया, ये हर एक साल बाद अपना एक चक्कर वापस से रिपीट करती है। ठीक है, वन रेवोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप लोग को देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पता है, पर क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट में याद होनी चाहिए। क्या कि सभी ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं उनका पीरियोडिक होना जरूरी है। सभी ऑसिलेटरी मोशन जो है उनका पीरियोडिक होना जरूरी है, बट हर पीरियोडिक मोशन का ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्प्रिंग को देखेंगे, स्प्रिंग को आपने छेड़ दिया था तो स्प्रिंग इधर उधर कर रही थी, अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही थी आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए 10 सेकंड में अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रही थी। आपने पेंडुलम वाला केस देखा तो पेंडुलम भी अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। तो वो तो ऑसिलेटरी मोशंस थे, क्योंकि टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ वहां पे हो रहा था, तो उनको पीरियोडिक तो होना ही है, क्योंकि पीरियोडिक तो है, क्योंकि अपने मोशन को रिपीट कर ही रहे हैं। लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन, जैसे कि अर्थ और सन को आप देख लीजिए, क्या ये टू एंड फोर्थ है, क्या ये बैक एंड फोर्थ है? नहीं, ये गोल गोल चक्कर कर रहा है और ये पीरियोडिक है। हाँ है, तो ये पीरियोडिक है पर ये ऑसिलेटरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक होना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं कि हर एक पीरियोडिक मोशन जो है हमारा वो ऑसिलेटरी
हो। आई थिंक ये चीज क्लियर है। ठीक है, ये अगर हमारी बात समझ में आ गया तो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं पहले। बताओ इसका आंसर। ये आंसर आया, वेरी गुड। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जैक्टली आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल का मोशन होगा जो रिपीटेड होगा इन पोजीशन एंड फेज, ठीक है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द हार्मोनिक मोशन। कहने का मतलब है एक ऐसा रिपीटेड मोशन, एक ऐसा रिपीटेड मोशन जो बार बार अपने आप को एक पीरियोडिक हो, ऐसा रिपीटेड मोशन जो पीरियोडिक हो, उसे हम जनरली हार्मोनिक मोशन के तौर पे कहते हैं। इसका हम आगे जाके डेराइव भी करके दिखाएंगे कि कब हमें पता चलेगा, किस कंडीशन से हमें पता चलेगा कि कौन सा हार्मोनिक है और कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक माइन्यूट हैंड है, मिनट हैंड है, सॉरी माइनट बोल रहा हूँ, मिनट हैंड जो होता है क्लॉक का, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ पे एक बात समझिए, क्या यहाँ पे मैंने कहीं मशीन मेंशन किया कि उसको ऑसिलेटरी होना जरूरी है? नहीं, मैंने बोला अपनी रिपीट करना चाहिए अपनी पोजीशन ऑफ फेस को। और ये क्या हैंड ऑफ अ क्लॉक जो होता है गोल गोल घूमता है, क्या ये ऐसे आपका ऑसिलेटरी होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, है ना। तो हमारा कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहेंगे हार्मोनिक मोशन। दूसरा एग्जांपल मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तीसरा एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तीसरा एग्जांपल बीटिंग ऑफ द हार्ट, वाइब्रेशन ऑफ द वायलिन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल नोट। इतने सारे एग्जांपल दे दिए हैं कि मेरे हिसाब से दिमाग में पिक्चर छप गई होगी कि कौन से को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी हार्मोनिक मोशन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं। तो अब अपने हार्मोनिक मोशन पहुंच गया, आपने हार्मोनिक मोशन तो समझ लिया, अब सिंपल हार्मोनिक को समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है, मेंशन कर रहा हूं बार बार कि हार्मोनिक मोशन में मैंने बोला किसी भी तरह के का रिपीटेशन ऑफ मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज द हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक प्लस रिपीटेड मोशन will give you harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्लस ऑसिलेटरी। देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ एन ऑसिलेटरी है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एन ऑसिलेटरी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते वक्त इग्नोर कर जाते हैं, और यही बात है कि थोड़े गड़बड़ हो जाती है एग्जाम के टाइम में। तो देखिए कंडीशन ऑफ एसएचएम में क्या है देख लेते हैं। जो फोर्स होगी ना, जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं, अच्छा स्प्रिंग के एग्जांपल से लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरी स्प्रिंग है, मैंने इसको इस तरफ खींचा, मैंने इसको इस तरफ खींचा। इस तरफ खींचने पे क्या होगा, ये जो ब्लॉक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक क्या होगा, आगे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट एक्स हुई है, तो कह रहा है ये कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगी, जो फोर्स रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस आई है इसकी प्रोपोर्शनल रहेगी। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि ये वाला हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पे ये अपनी अप्लाइड फोर्स को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे अपनी अप्लाइड फोर्स को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को लेते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है समझते हैं। मैं जब इस ब्लॉक को आगे तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये ब्लॉक अपनी इनिशियल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा होगा? एक फोर्स लगा करके। कितनी फोर्स? एग्जैक्टली इसी मैग्नीट्यूड की, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स हम लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि देखो भाई ये फोर्स इस तरफ जा रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव दिखा देते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो हो रही है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग कुछ तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो इधर एक होता है हमारा लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम कौन सा? जो एक डायमेंशन में चलेगा, या तो एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस। दूसरा होता है हमारा एंगुलर, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये सब चीज एक, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही माइन्यूट सी चीजें हैं, आपको पता है, पर वो आप एग्जाम के टाइम में क्या होता है ना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एसएचएम क्या होता होगा, हाँ ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है। आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए कि भैया ये लीनियर एसएचएम है, ये आपका एंगुलर एसएचएम है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं उसको, क्वालिटी जो होनी चाहिए वो इतनी फिक्स होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपने अगर कुछ बोल दिया तो वो गलत नहीं होना चाहिए।
वहां पे आपकी गलती नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि दिस इज अ एसएचएम, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाला कौन सा एसएचएम है, तो आपको पता चल गया ये एंगुलर एसएचएम है। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बनाने वाले नहीं होते, एलिमिनेट करने वाले होते हैं। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए हमें छोटी छोटी चीजें को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए एंगुलर एसएचएम आ गया हमारा। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताना है। चलो ठीक है, इसका आंसर होगा बी, वेरी गुड। ठीक है, ये मैंने बताया था ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। बताओ आंसर। चलो ठीक है, देख लेते इसका आंसर। फिक्स्ड पॉइंट होगा, ना एक्सिस है ना लाइन है, फिक्स्ड पॉइंट है। डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था। ठीक है, लिखवाया नहीं था, डेफिनेशन में दिखाया था, सॉरी। इसका बताओ आंसर ए होगा ना। along a straight line is called the linear एसएचएम। मैंने अभी एक डायग्राम दिखाया था ना जहाँ पे वो स्प्रिंग थी, लीनियर एसएचएम में स्प्रिंग चल रही थी, और एंगुलर में मैंने ऐसे दिखाया था, ऐसे पेंडुलम वाला। जब वो एंगल बनाता है ना, ऐसे एंगल बनाता है ऐसे, ये एंगल के टर्म्स में काउंट हो रहा है कि ये इधर जा रहा है तो वो इतना एंगल दूर चला गया, ये इधर जा रहा है मतलब इतना एंगल दूर चला गया, तो पूरा एंगल कितना गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगल, इसलिए उसको एंगुलर एसएचएम कहते हैं। और लीनियर एसएचएम तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर बी है, अभी बताया कर्व्ड पाथ वाला एंगुलर एसएचएम होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं लीनियर एसएचएम के बारे में, लीनियर एसएचएम के बारे में। यहाँ देखिए एक ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, जिसका मास कैपिटल स्मॉल एम है। ठीक है, ये जब रेस्ट पे होता है, इसको आप नहीं छेड़ रहे हो, ये आराम से बैठ के अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन कोई भी अगर, और देखिए यहाँ पे जो इसका सेंटर है मास का, यहाँ पे जो सेंटर को दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हो गया इसका रेस्ट, मीन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन में क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। अधिकतर अगर आप ये सोच रहे होंगे सर ये यहाँ पे क्यों ले रहे हो, आप यहाँ क्यों नहीं लेते हो, यहाँ क्यों नहीं लेते हो, तो इसका रीजन आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच ना करें तो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखा रही है, मैंने बार बार बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसको छेड़ दिया, छेड़ने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे ही हमने इसको छेड़ा ये ऐसे टाइप का एक मोशन दिखानी शुरू कर देगी। और हमने अभी डिस्कस किया था कि इस टाइप का जब लीनियरली ये डिस्प्लेस हो रहा होता है, आगे पीछे कर रहा होता है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं लीनियर एसएचएम। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी इसको ऐसे छोड़ दे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कहीं भी इसको नहीं छेड़ रहे हम लोग, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो होगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और कोई रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान। इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान क्या है कि सर अगर अगर मैं आपको पूछूं कि ये कैसे क्या है ये, तो आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैंने पूछा क्यों है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो हम लोग अपना फिजिक्स के टर्म्स में, सर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है, मैं बोलूंगा जीरो लग रही है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर, जीरो लग रही है सर, इसीलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में। आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए विथ प्रॉपर लॉजिक एंड रीजन। आपको मैंने फिर से पूछ रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्यों है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है, तो आपने बोला सर जीरो। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो, इसीलिए सर इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, हमारा हेन तेन वाला आंसर नहीं चलता है। अभी देखो मैंने इसको थोड़ा, मुझे ये पसंद नहीं है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो मैंने इसको खींच के यहाँ, इसको यहाँ ले आते हैं, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब स्प्रिंग और नहीं खींच सकती, देख रहे हो इसकी हालत क्या हो गई। ठीक है, अब स्प्रिंग इससे ऊपर नहीं खींच सकती, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करता तो मान लेते यहाँ से इसके बाद ये और इधर नहीं जा सकती थी, मैं इसको पुश करके इधर लाता और मान लेते ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके अंदर और अंदर ये नहीं जा सकती, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्स, उसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं प्लस ए है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम उसको लेफ्ट की तरफ पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे, माइनस है, और एफ जो होगी उस तरफ में होगी। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया, वही चीज दिखाने के लिए जो मैंने वहां बताया था, क्या कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स रहेगी पार्टिकल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बट इन नेगेटिव। जितनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जितनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। अब एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर आप गलत बोल रहे हैं, मैंने बोला क्या गलत बोल रहा हूँ, उसने बोला सर अप्लाइड फोर्स की बात कीजिए ना, आप रिस्टोरिंग की फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं।
अगर जितनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। मैंने बोला भाई इधर देख, आप जितनी ज्यादा इसमें इधर फोर्स लगाओगे उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स इधर पे भी आएगी, जितनी ज्यादा इधर पे फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा इसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी इधर पे ही आएगी। तो आप इसको लो या इसको लो, बात सेम ही है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग लगभग बराबर टाइप का आएगा फिजिक्स के टर्म्स में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बात समझ में आ जानी चाहिए कि, और ये वाले भी मैंने बता दिया कि फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही डायरेक्ट होती है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम मैंने डाला है, शायद नहीं डाला है, देखो यहाँ देखो, जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा आप समझिए, सॉरी इस तरफ लेके जा रहा हूँ, जब इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं तो मेरी रिस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट कर रही है, इस तरफ। फिर मैं इसको अगर इधर लेके जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इस तरफ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट कर रही है, इस तरफ। मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा हमेशा आपके मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट करती है, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकली, इसको हम बोलते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। वेयर के को हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द एसएचएम, और या फिर स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, के इक्वल्स टू एफ बाई एक्स ले लेते हैं हम लोग, माइनस को एक बार इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं। तो फोर्स का न्यूटन होगा, इसका मीटर होगा, तो हमारा जो ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। देखो एकदम जीरो से बता रहा हूं, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द लीनियर एसएचएम क्या होता है। लीनियर सिस्टम को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये एक लीनियर पीरियोडिक मोशन है। देखिए मैं कीवर्ड पे ही ध्यान दे रहा हूं, ये एक क्या है, लीनियर पीरियोडिक मोशन है, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स या फिर आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा डायरेक्टेड किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, फिर से बोल रहा हूं, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो मैंने अभी तक आपको यहाँ लाते वक्त मैंने इसके बारे में चर्चा ना की हो। मैंने हर एक का सर्जरी किया है। लीनियर पीरियोडिक मोशन मैंने आपको बताया, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मैंने ये बताया लीनियर क्या होता है, फिर मैंने बताया लीनियर पीरियोडिक मोशन क्या हो जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है ये बताया, एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है, मीन पोजीशन क्या होता है वो मैंने बताया, ये डिस्प्लेसमेंट पे किस तरह से है। तो अब ये डेफिनेशन मुझे लग रहा है कि एकदम अच्छे से आपके दिमाग में छप गई होगी, समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एकदम ऐसा ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन में, देखिए मैं इतना डिटेल क्यों करके पढ़ाता हूँ, आपने नोटिस किया होगा जब मैं आप लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो मैंने देखा रेस्ट लिखा हुआ तो मैं उसका यहाँ पे लिख देता हूँ u इक्वल्स टू जीरो, फ्रिक्शन लेस मतलब वहां पे लिख देता हूँ म्यू इक्वल्स टू जीरो। ये मैं करता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे हर एक की टर्म का मतलब पता है। यही प्रैक्टिस आपको भी करनी है, अगर ये प्रैक्टिस कर ली ना तो आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अब आप बोलेंगे सर आपने तो पता था रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पर यहाँ पे आपने डेफिनेशन में एक्सेलरेशन को भी मेंशन कर दिया, ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। मैंने बोला देख भाई सिंपल सी बात समझ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, उसने आपने बोला हाँ, एफ के बदले एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, बोले हाँ। एम कांस्टेंट है, हाँ सर, तो एम को हटा दो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए फॉर लीनियर सिस्टम मीन पोजीशन में x इक्वल्स टू जीरो, f इक्वल्स टू जीरो होता है। यहाँ पे देख लीजिए सामने की तरफ राइट की तरफ प्लस ए, पीछे की तरफ माइनस ए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला मैंने बता दिया। अब देखिए एक्सट्रीम पोजीशन में जो आपकी फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन में जो मेरी फोर्स होती है उसका वैल्यू होता है f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो x यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन में क्या है, प्लस ए है, तो f इक्वल्स टू के ए हो जाएगी, f इक्वल्स टू के ए हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उस तरफ जाएंगे तो माइनस के ए हो जाएगी। चलो इसका आंसर बताओ, सही भाई डी होगा ना, डी होगा ना। अब देखो भाई, ये जो मेरा स्प्रिंग है ये इस तरफ जा रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ये पीछे की तरफ इधर आएगा, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये तो फिक्स है ना, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो फिक्स्ड होगा, तो एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहना चाहिए। अब टाइम पीरियड मैंने बोला आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मैं बार बार फिक्स्ड बोल रहा था,
तो वो बार बार सेम होना चाहिए। जैसे अर्थ एक चक्कर, लीनियर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूँ कि अर्थ एक चक्कर काटती है हर 1 साल बाद, मून एक चक्कर काटता है हर 1 महीने बाद, तो ये तो फिक्स्ड है ना भाई, इनको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हार्मोनिक मोशन है। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहे हो तो ऐसा हार्मोनिक मोशन जो कि सिंपल हो, मतलब उसमें हार्मोनिक मोशन की कंडीशन भी आनी चाहिए, वो अपने मोशन को कंटिन्यूअसली आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करेगा, यानी कि जो टाइम पीरियड रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर 10 सेकंड बाद एक मोशन को रिपीट करना है तो वो हर 10 सेकंड बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा, यानी कि बोथ बी एंड सी आर दी करेक्ट आंसर। देखा छोटी छोटी चीजें कब गलती करवा देती है एग्जाम में। आंसर चलो देखते हैं। वेरी गुड, इसका आंसर ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये फालतू फालतू क्वेश्चन एमसीक्यू क्यों बना के रखे हैं, कुछ अच्छा एमसीक्यू बनाते हैं। पहले इसका भी आंसर कर लो फिर बताता हूँ। चलो इसका भी आंसर ए है। वेरी गुड। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि फालतू फालतू क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने का मतलब क्या है, ये तो हमें पहले से पता है और आपने अभी भी बताया, तो क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखो मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ कि अभी तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आप लोग में से मान लो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मोबाइल को रख के, हाँ 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 सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब अगर ये छोटे छोटे एमसीक्यूज मैंने जो पढ़ाया है वहीं से डाल देता हूँ ना, तो मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सा ऐसे वाला था और कौन सा ऐसे वाला था, कौन ध्यान से समझ रहा था और कौन सो के पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज